चैप्टर 18 के अंदर बेटा हम लोगों ने जो तेल तेल के प्रकार हैं वो और तेल किन किन पादपों से मिलता है उसके बारे में पढ़ा है। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे रेशे उत्पादक पौधे, यानी रेशा हमें किन किन पादपों से प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रेशे से पता है आप लोगों को, जो आपका कपड़ा है ना, हमारे जो क्लोथ्स हम जो पहनते हैं वो किससे बना हुआ है, रेशे से ही बना हुआ है, राइट। तो रेशे उत्पादक पादप कौन कौन से हैं और रेशों के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है आज। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि थ्योरेटिकल है, आप खुद भी चाहे तो रीड आउट करके पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर हमारी जो माइनर एक्सरसाइज दे रखी है ना, स्पॉटिंग दे रखी है, सॉरी स्पॉटिंग जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, अदरवाइज ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने लायक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रेशे उत्पादक पादप जो है, पादप रेशों का उपयोग मानव की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली रेशे क्या होते हैं बेटा, हम लोगों ने जो जाइलम है और फ्लोएम है उसमें अगर कोशिकाओं के प्रकार देखे होंगे जाइलम और फ्लोएम के अंदर, है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जाइलम जो रेशा होता है वो पाया जाता है ना, दृढ़तक जो है कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है, वाहिकाएं वाहिनिकाएं पाई जाती है ना, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम में रेशे जो है वो भी पाए जा रहे हैं, तो उन्हीं रेशों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कपड़े उत्पादन के लिए या अन्य कार्यों के लिए। तो पादप रेशों का उपयोग मानव की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। अब जो पादप है उनसे हमें रेशे प्राप्त हो रहे, रेशे कुछ नहीं है, सिधारे जैसे स्ट्रक्चर है ना। आर्थिक दृष्टि से रेशे उत्पादक पादप खाद्य पादपों के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो हमें खाद्य पदार्थ देते हैं, खाद्य पदार्थ के अंदर जैसे कॉफी चाय मसाले ये सब मिलते हैं, उन पादपों के अलावा जो पौधे हमें क्या देते हैं, रेशे देते हैं, वो सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में प्रथम आवश्यकता भोजन के पश्चात कौन सी है, वस्त्र है, जो कि द्वितीय आवश्यकता है, मतलब भोजन के बाद हमारी नेक्स्ट रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी के बाद कौन सी आवश्यकता है इंपोर्टेंट, सेकंड नंबर पे कपड़े, ठीक है। पौराणिक काल से ही मानव तन ढकने के लिए पादप रेशों का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, यानी पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों का प्रयोग कर रहा है। इनकी तुलना में जांतुआ रेशे यानी जो जंतुओं से हमें मिलते हैं, जैसे कि सब कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे ऊन हमें मिलती है, रेशम हमें मिलती है, फर का उपयोग भी सम्मिलित है, जो ऊन हो गया रेशम हो गया ये सब क्या है, ये जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, रेशों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पादप रेशे पौधों के विभिन्न भागों से विभिन्न रूपों में क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, मतलब अगर हम लोग कैटेगरी डिवाइड करते हैं रेशों की, तो मेन कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है, मेन कैटेगरी आ जाती है दो तरीके की, एक तो होती है पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे, है ना, और दूसरे आते हैं जंतुओं से प्राप्त, जंतुओं में जो ऊन हमें प्राप्त होती है ना, जो भेड़ वगैरह से रेशम हमें प्राप्त होता है, तो ये सब किसमें आते हैं, जंतु रेशे में, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है किसकी, पादप रेशे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सतह रेशे, ये पादप अंगों जैसे बीज फल की सतह पर अति वृद्धि के रूप में उगते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कपास जो रुई हमें मिलती है, ऐसे बीच में बीज होता है, उसके बाहर ऐसे सफेद सफेद होता है ना, तो ये जो सतह रेशे जो होते हैं वो बीज के चारों ओर क्या होते हैं, बीज की सतह के चारों ओर पाए जाते हैं। फिर ये मृदु स्तंभ या बास्ट रेशे, ये कुछ द्विबीजपत्री स्तंभ के फ्लोएम रेशों या परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के अंदर होती है कोशिकाएं, सकोशिकाएं होती है, चलनी कोशिकाएं होती है और फ्लोएम रेशे होते हैं ना, तो ये फ्लोएम रेशे ही हैं, 4 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, तो एक कोशिका का प्रकार जो है वो रेशों का होता है, तो फ्लोएम रेशों से प्राप्त किए जाते हैं मृदु रेशे, और परिरंभ जो होती है उससे भी प्राप्त किया जाता है, मालूम है ना परिरंभ क्या होती है, जो पादप होता है उसमें सबसे जो बाहर लेयर होती है वो बाह्य त्वचा होती है, फिर आती है अधस त्वचा, फिर सामान्य वलकूट, फिर अंतस त्वचा और
और फिर आती है परिरंभ, 11th में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं जो विशेष प्रकार की संकीर्ण दीर्घित व काष्ठीय दृढ़ित कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती है, ये कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी दीर्घित होती है और काष्ठ युक्त होती है ना, दृढ़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जूट सन और पटसन इसका एग्जांपल है। कौन सी, जो बास्ट रेशे हैं या स्तंभ या मृदुतक रेशे जो हैं उसके। फिर ये कड़े या पर्ण रेशे, ये एक बीजपत्री पर्णों से प्राप्त किए जाते हैं। जो एक बीजपत्री पादप है उनकी पत्तियों से ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि मूंज, एरा, पटेरा। तो ये एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं कि पादप रेशे जो हैं वो कितने में वर्गीकृत किए गए हैं। 3 है, सतह रेशे जो बीजों की सतह पर पाए जाते हैं, मृदुतक जो फ्लोएम रेशे या परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं, और कड़े यानी एक बीजपत्री पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके मूंज, एरा और पटेरा। ठीक है। फिर है पादप रेशों का वर्गीकरण। मूर्धन्य आर्थिक वनस्पति विज्ञानी A.F. हील ने 1952 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी, ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक बॉटनी जो है किसने लिखी, तो A.F. हील के द्वारा लिखी गई 1952 में। पादप रेशों को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले आती है वस्त्र रेशे, यानी A.F. हील ने इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो किताब लिखी और इस किताब में पादप से प्राप्त होने वाले रेशों को कितने वर्गों में बांटा है, 6 वर्गों में बांटा है। पहला है वस्त्र रेशे। इन रेशों से क्या बनाया जाता है, कपड़े, रस्सियां, बोरे, सूतली है ना, आदि बनाए जाते हैं। और कौन कौन से पादप यूज में लिए जाते हैं, किन से बनाए जाते हैं, जूट हो गया, सन हो गया और कपास हो गया। फिर कुर्च या बुश जो है, ब्रश रेशे जो होते हैं जिनसे हम ब्रश बनाते हैं ना, इनका उपयोग झाड़ू, ब्रश बनाने में किया जाता है। जैसे खजूर की पत्तियां, खजूर वाली झाड़ू आती है ना, मालूम है। फिर एक गूंथने तथा खुरदरे बुनने वाले रेशे, इनसे टोकरियां, चटाइयां, टोपियां, कुर्सियों की सीट आदि क्या की जाती है, बनाई जाती है, जैसे कि बांस। फिर है भराव रेशे। भराव में क्या मतलब समझते हो, किसी चीज को भरना, किसमें भरी रहती है, जैसे तकिया, रजाई, गद्दे है ना, ये भरे रहते हैं ना अंदर से। तो वही है कि रेशे का उपयोग रजाइया, गद्दे, तकिया आदि भरने के लिए किया जाता है। जैसे कपास, रुई भरते कि नहीं भरते, अभी सर्दियों में रुई हम यूज कर रहे हैं। फिर आता है मदार, सेमल और कोयर रेशा जो प्राप्त होता है वो नारियल से प्राप्त होता है ना। तो कोयर यानी नारियल के जो रेशा होता है वो भी भरा जाता है। फिर ये प्राकृतिक रेशे, इनका उपयोग सीधे ही शरीर को ढकने के लिए किया जाता है। जैसे शहतूत की छाल से टापा वस्त्र जो है वो बनाया जाता है। फिर कागज बनाने वाले रेशे, इनसे कागज, कार्डबोर्ड आदि बनाए जाते हैं। जैसे बांस, नीलगिरी, कई प्रकार की घास जैसे कि सफेदा है ना, इससे बनाया जाता है। हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो फर्स्ट हमको पादप जो कि रेशे प्रदान करता है, जिसका नाम है आपके मूंज। मूंज क्या है, एक बीज पत्री है ना, ठीक है। तो इससे भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। अब इसका वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जा सकता है, एरियंथस मूंजा। ज्यादातर ये जो रेगिस्तानी एरिया होता है, अगर आप जयपुर और इस साइड चले जाओ है ना, जयपुर के आसपास वाले एरिया में, तो जो खेत होते हैं ना, उन खेत की चारों ओर बाउंड्री बनाई जाती है मिट्टी की, है ना। इस मिट्टी में इस तरीके के सफेद 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 जो रेशे युक्त पादप है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, लंबे लंबे सफेद कलर के। तो ये होते हैं मूंज, है ना, या मुंजा इन्हें कहा जाता है। तो ये जो मूंज होते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका जो है, अगर हम बोले वानस्पतिक नाम, वो एरियंथस मूंजा है। नाम, वानस्पतिक नाम लिखते समय अंडरलाइन करना है ना। जाति पीछे वाला नाम है मुंजा और ये वंश का नाम है, दोनों ही अंडरलाइन होंगे तभी आपका नाम सही माना जाएगा। इसका पर्याय यानी दूसरा नाम भी है जिसे सैक्रम मुंजा कहा जाता है। कुल ग्रेमिनी पोएसी। फिर उसके बाद स्थानीय नाम है, मूंज के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसको सरकंडा भी क्या कहते हैं। आर्थिक वनस्पति की दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप भाग रेशे युक्त पत्तियां जो है वो इसकी जो है यूज ली जाती है रेशे प्राप्त करने के लिए। मूंज का पादप एक बीजपत्री है, ठीक है, द्विबीजपत्री नहीं है। कौन सा है, एक बीजपत्री। बहुवर्षीय सघन घास है, कई सालों तक रहती है, जो प्रमुखतः रेतीले आवास में उगती है। जहाँ रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। इसको रेगिस्तान में
में भूमि कटाव को रोकने के लिए उगाया जाता है, यानी इसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अपने साथ बांधे रखती है, जो है आगे बहने से बचाती है। इसीलिए जो बाउंड्री बनाई जाती है उसके आसपास लगाते हैं इसको, ताकि ये बाउंड्री की जो मिट्टी है वो खिसक कर जाए नहीं। घास की लंबाई जो है 5 से 8 फीट की होती है। मूले व भूमिगत भाग काफी चौड़ा व मोटा होता है। वर्षा ऋतु में यह हरा, लेकिन शीत ऋतु में यह अंत में पर्ण विहीन हो जाता है। यानी वर्षा ऋतु में तो हरा होता है, लेकिन जब शीत ऋतु का अंत होता है तब तक ये पर्ण विहीन होने, पत्तियां हट जाती है इसकी। क्यों? क्योंकि पत्तियां सूख कर क्या हो जाती है, गिर जाती है। वर्षा ऋतु जो है उसमें हरा है, बाकी ठंडी जो हमारी अभी का मौसम है, अभी ठंड वाला मौसम है, इसके बाद क्या होगी, पत्तियां गिर जाएगी। स्तंभ अशाखित है, शाखाएं नहीं पाई जाती ज्यादा। चौक स्टिक जितना मोटा होता है, मतलब चौक की जो हमारी मोटाई होती है उसके बराबर इसका तना पाया जाता है। चिकना, ठोस व पर्व संधियां संधियां इस पर पाई जाती है। स्तंभ का उपयोग मुड्ढे व चिक बनाने में किया जाता है। मुड्ढे आपको पता है पहले ऐसे लोग ऐसे और ऐसा कुछ शेप होती थी और बैठने के लिए बनाते थे, तो मुड्ढे उसे कहा जाता था। तो मुड्ढे बनाने के लिए किया जाता है। पर्ण काफी बड़ी, चौड़ी, किनारा तीक्ष्ण यानी तीखा व पर्ण आच्छद पर्व संधि को काफी लंबाई तक घेरे हुए रहता है। शिरा विन्यास एक शीरी समानांतर होता है। ये देखो, ये इसकी ये जो पत्तियां आपको दिख रही है नीचे ऐसी तीखी तीखी ऐसी पत्तियां होती है इसकी, है ना। तो ये मुंज जो है उसका वो हो गया। अब रेशा मध्य शीत ऋतु में पर्णों को काटकर, यानी मध्य जो ठंड का मध्य अवस्था चलती है, मतलब अभी की बात हम कर सकते हैं कि दिसंबर के टाइम में लगभग पत्तियों को काटकर बंडल बनाकर सुखा दिया जाता है। मतलब अभी के टाइम में इसकी पत्तियों को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और सुखा लिया जाएगा। स्तंभ को भी काटकर फिर भिन्न प्रयोग हेतु रख लिया जाता है। तने को भी यूज किया जाता है। पत्तियों को लकड़ी के हथौड़े से पीटकर, मतलब हमने क्या किया, मध्य शीत ऋतु यानी दिसंबर के लगभग इसकी सारी पत्तियां जो होती है लंबी लंबी, उन पत्तियों को लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बांध के रखा जाता है। फिर ये जो पत्तियां आपने इकट्ठी की है इसको हथौड़े से क्या किया जाता है, पीटा जाता है। फिर है पीट पीट कर इससे मुंज नामक रेशा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मुंज का रेशा खुरदुरा और क्या होता है, मोटा होता है। रेशे से पतली रस्सियां बनाई जाती है। रस्सियों का उपयोग चारपाई, खाट की बुनाई व चटाई व अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गाँव के अंदर जो है खाट होती है ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे पतले पतले तिखे तिखे ऐसे धागे जो है वो लगे रहते हैं, इसको ऐसे ऐसे बांधा जाता है ना खाट के अंदर। तो ये जो बनी हुई होती है खाट जो होती है हमारी, उसमें जो रस्सी होती है वो एक्चुअली मूंज से प्राप्त की जाती है। समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो पादप जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो कपास या कॉटन कहलाता है। वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कपास का गोसिपियम जानतिया। कुल मालवेसी कुल है, पता है मालवेसी कुल पढ़ा है लास्ट ईयर। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादप जो भाग है वो कौन सा है, तो रेशों के लिए बाह्य बीज चोल पर स्थित सतह रेशे। अगर आप बीज देखते हो, बीच में बीज होता है और उसके ऊपर इस तरीके से जो रुई होती है वो लगी रहती है। डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, अगर आप देखते हो तो ये यहाँ पर बीच में बीज होता है और ये जो है ये रेशा जो है वो कपास में हमको मिलता है। ठीक है, तो ये है। तो बाह्य बीज चोल पर स्थित जो सतह रेशे होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। वसीय तेल के लिए जो इसके बीज है वो काम में लिए जाते हैं और इसके बीजों को बिनोला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इसके बीजों को बिनोला कहा जाता है। अब एक कपास की कुछ जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, तो पहला है गोसिपियम हिर्सुटम जो है नाम है इसका, गोसिपियम हर्बेसियम नाम है इसका, फिर है गोसिपियम आर्बोरियम नाम है इसका, फिर है गोसिपियम बार्बेंडस जो है वो इसकी अलग जाति है। तो ये कपास की अलग अलग जातियां है। ठीक है, तो देखो पहली जाति है इसके बारे में पढ़ेंगे कि गोसिपियम हिर्सुटम जो है वो क्या है, क्या विशेषता है। इसकी उत्पत्ति नवीन विश्व अर्थात अमेरिका में हुई थी। नवीन विश्व किसको कहा जाता है, अमेरिका को। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ माना जाता है, हिर्सुटम जो है उसको, उसकी जो हिर्सुटम की जो गोसिपियम हिर्सुटम की उत्पत्ति अमेरिका में मानी जाती है और अमेरिका को नवीन विश्व कहते हैं। इससे ऊपरी भूमिक जो है
कॉटन कहा जाता है। अपलेन यानी ऊपरी भूमि कपास के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि ऊपरी जो भूमिगत कपास है वो किसे कहते हैं, तो गोसिपियम हिरुसुटम जो है उसको कहा जाता है। विश्व में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है, सबसे ज्यादा खेती इसी वैरायटी की जाती है। कपास की 4 वैरायटी उसमें से सबसे ज्यादा खेती इसी की जाती है। इसका रेशा जो है बारीक सफेद व कैसा होता है, लंबा होता है। फिर है दूसरी गोसिपियम हर्बेसियम, है ना, ये इसकी दूसरी जो है प्रकार है, टाइप है कपास का। इसकी उत्पत्ति जो है विश्व में कहाँ हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। भारत, ईरान, चीन, रूस आदि में इसकी व्यापक क्या है, खेती की जाती है। रेशे मध्य गुणवत्ता के होते हैं। कपास को उपम कपास कहते हैं। इसका नेक्स्ट नाम क्या है, उपम कपास। इसका क्या नाम था, इसका ऊपरी भूमि कपास नाम था। फिर है गोसिपियम अर्बोरियम, है ना, गोसिपियम अर्बोरियम। इसे देसी कपास कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, देसी कपास के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसका सेकंड नाम है। इसकी उत्पत्ति इंडो जो चाइना है वहां पर हुई है। इंडो चीन है, यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो चीन है, ठीक है, इंडो चाइना जो वाला एरिया है। इसकी खेती भारत, म्यांमार, मलेशिया, चीन, ताइवान में की जाती है। इसका रेशा काफी क्या होता है, मोटा होता है, लेकिन छोटा होता है ना, साइज छोटी रहती है। फिर है गोसिपियम बार्बेडेंस जो है, इसकी जो है उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका यानी ब्राजील में हुई। इसको इजिप्ट कपास या मिस्र कपास के नाम से भी जाना जाता है। रेशे की दृष्टि से ये सर्वाधिक गुणवत्ता वाली कपास है। रेशे का उपयोग बनियान, होजरी, तौलिया, मुलायम वस्त्रों को बनाने के लिए क्या है, किया जाता है। तो ये कपास का आपके डायग्राम दिया हुआ है। कपास को गोसिपियम जानती है क्योंकि इसका वानस्पतिक नाम है, तो गोसिपियम लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर है कपास, रुई की रेशे गुणवत्ता कई बातों पर निर्भर करती है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुई की रेशे की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो एक तो सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ, मजबूती कितनी है। फिर है लंबाई कितनी है रेशे की। ऐठन, ऐठने का मतलब होता है ट्विस्टिंग। आप लोग देखते हो रेशे में इस तरीके की ट्विस्टिंग होती है, तो कितना उसके रेशो के अंदर ट्विस्टिंग है ना, तो उसके ऊपर। फिर है बारीकपन जो होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। रंग रेशे की उस पर निर्भर करता है। उसके बाद चमक कितनी है, अगर चमक अच्छी है दैट मीन्स रेशे की गुणवत्ता अच्छी है। सफेद रंग ज्यादा है दैट मीन्स गुणवत्ता अच्छी है। उस रेशे के उस धागे के अंदर इस तरह से जो ट्विस्टिंग है वो ज्यादा है दैट मीन्स अच्छा है। उसके बाद काउंट्स, काउंट्स का मतलब होता है मोटाई, क्या है, मोटाई, जैसे ऐसे, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर जो होता है उसका रेशा जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। फिर है नेपीनेस यानी सोखने की क्षमता जो होती है वो, और ओटन प्रतिशत, ठीक है। ओटने का मतलब है कि रुई से क्या करना, कितना जो बीज है उससे जो रुई है उसकी मात्रा कितनी निकल रही, इन सब सारी चीजों पर क्या होता है, निर्भर करता है कपास रेशे की गुणवत्ता। ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्व में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान, टर्की, मेक्सिको, सूडान कपास के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यानी जहां पर अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर, राजस्थान में भी होती है ना, आपके पाली में भी होती है इसकी खेती। जो है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। प्राचीन काल में भारत कपास से संबंधित उत्पादों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। भारत में उत्पादित धागा की मलमल विश्व प्रसिद्ध है ना। भारत में जो उत्पादित की जाती है कपास की यानी जो रुई होती है, जो कॉटन से बना हुआ ढाका का मलमल बहुत फेमस है। पादप की क्या विशेषता है इसकी, तो कपास की अधिकांश जो जातियां होती है वो एक वर्षीय होती है। बुआई कब की जाती है इसकी, अप्रैल जुलाई में। कपास की चुनाई अक्टूबर से मार्च तक की जाती है। पादप की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 2 से 6 फीट है। स्तंभ ऊर्ध्वाधर और शाखित काष्ठीय भूरे रंग का होता है। पत्तियां हस्ताकार पल्लवित, पुष्प बड़े होते हैं, सवृंत होते हैं यानी वृंत पाया जाता है पुष्प में। सहपत्र भी पाए जाते हैं और 3 सहपत्र पाए जाते हैं, बड़े हैं। दलपुंज बड़े, पीले, व्यावर्तित पुंकेसर असंख्य होते हैं, एक संघी पुंकेसर होते हैं। फल विदारक संपुटिका कहलाती है।
ठीक है। और तरुण फल को डोडी भी कहा जाता है। तरुण फल यानी जो ग्रीनिश जो इसका फ्रूट होता है उसको क्या कहा जाता है, डोडी कहा जाता है। पकने पे ये फट जाता है इसलिए इसको विदारक संपुटिका कहा जाता है। बीज अंडाकार भूरे तथा बाह्य बीजोल पर काफी लंबे सफेद रेशे में अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है। जो जो व्यापारिक रेशा है उसे लिंट या स्टेपल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन कि कपास से प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहा जाता है, तो लिंट कहा जाता है या स्टेपल के नाम से भी जाते हैं। लिंट के साथ जो छोटे रेशे मिलते हैं उन्हें फज कहा जाता है ना। लिंट के साथ जो छोटे रेशे मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फज कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से लिंट में क्या क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है 94%, प्रोटीन पाया जाता है 1.3% तथा कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है, तो कपास औद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, नाम क्या है, कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, CTRL की फुल फॉर्म बताइए। मटुंगा महाराष्ट्र तथा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च CICR, ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। नागपुर ने कपास की कई उच्च उत्पादक किस्में विकसित की है जैसे कि MCU2 3, फिर है AK277, सुजाता, महालक्ष्मी, वराहलक्ष्मी, ये सब इसकी क्या है, उन्नत किस्में हैं। अब इसके उपयोग क्या क्या है, तो कपास के रेशे खाद्य तेल दोनों प्राप्त होते हैं। तेल भी प्राप्त होता है इससे और हमको रेशे भी प्राप्त होते हैं, मतलब धागे भी मिलते हैं। रेशे के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। रुई से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। सम्मिश्रित जो है वस्त्र यानी अलग अलग प्रकार के जो रेशे होते हैं वो मिक्स करके कपड़े बनाए जाते हैं। बाकी सूती वस्त्र जो है वो बने होते हैं कॉटन के। रेशे शुद्ध सेलुलोज युक्त होते हैं, अतः सेलुलोज उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इनके रेशे जो है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज जो है उसका उपयोग जो है उद्योगों में कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। फिर कंबल, रस्से, दरिया, फर्श, टायर का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गद्दे, तकिया, रजाई भरने में किया जाता है। अवशोषक के रूप में पट्टियां आदि बनाई जाती है। और वेरी इंपोर्टेंट, कपास के बीज जो है विनोला कहलाते हैं। इसे अर्धशुष्कन खाद्य तेल भी क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फिर थर्ड कैटेगरी है, तीसरा पादप जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, धागे मिलते हैं, वो है सन या सनई। वनस्पतिक नाम क्रोटोलेरिया जिनसिया नाम है इसका। वैसे बुक के अंदर प्रैक्टिकल में देखते हो तो झुंसिया है, तो झुंसिया कर देना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे तो झुंसिया ही पढ़ेंगे, झुंसिया नहीं पढ़ेंगे। फिर है लेग्यूमिनेसिस का कुल है, या हम इसको फेबेसी के नाम से भी जानते हैं। उपकुल इसका पेपिलियनिटी है। उपयोगी पादप भाग स्तंभ, फ्लोएम रेशे तथा परिरंभ रेशे, है ना। कहाँ से प्राप्त होता है, तने से इसके जो फ्लोएम से प्राप्त होने वाला रेशा है और परिरंभ से इसके रेशे प्राप्त होते हैं। फिर भारत में प्राचीन काल से सन की खेती रेशे व हरी खाद के लिए किया जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थल सही रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में मानते हैं। विश्व में सन की खेती एशियाई व अफ्रीकी देशों में क्या की जाती है, बहुत ज्यादा की जाती है। भारत में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश बृहद स्तर पर की जाती है। कुछ राज्यों में सामान्य स्तर पर भी की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा खेती आंध्रा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में होती है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने सन का, ठीक है, सनई पादप का। सन हेम्प का पादप जो है काफी लंबा यानी 1.5 मीटर तक एक वर्षीय शाकीय शुक है, झाड़ी के समान है, लेकिन तना इसका डेलिकेटेड है, काफी कोमल है। इसकी कृषि वर्षा ऋतु में की जाती है। 4 माह में फसल कटने योग्य हो जाती है। सन का रेशा स्तंभ से बास्ट रेशो के रूप में प्राप्त किया जाता है, स्तंभ से प्राप्त किया जाता है। और क्योंकि जो फ्लोएम होता है उससे प्राप्त किया जाता है, फ्लोएम रेशे से, तो ऐसे रेशे को बास्ट रेशा कहा जाता है। स्तंभ के रेशों का पृथक्करण प्यूरी किस विधि से करते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका पृथक्करण जो है पियोवीरेनेशन और अपलगन जो है या रिटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पक्के जो है पौधों के समूह बनाए जाते हैं, उनको जल में डुबोकर 5-7 दिन तक क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। मतलब
कटिंग की जाती है प्लांट्स की, ठीक है। कट करके इसके बंडल को क्या करते हैं, बांध देते हैं। बांध के इसको किसमें 5 या 6 दिन के 5 से 7 दिन के लिए किसमें डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, ठीक है। अब जल में इसको सड़ाया जाता है और सड़ाने का काम जीवाणु के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है कॉलोस्ट्रिडियम ब्यूटे रिकम, है ना, क्या नाम है, कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात रेशों को स्तंभ से छीलकर धोकर और सुखाकर क्या किया जाता है, बांध लिया जाता है। तो रेशों का उपयोग क्या है, सन के रेशों को बटकर, यानी बटना मतलब ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना, ठीक है। इसको आपस में 2 धागे ले लिए जाते हैं और इन 2 धागों को आपस में ऐसे घुमा घुमा के बांधा जाता है, तो उसे बटना कहते हैं, ट्विस्टिंग कहते हैं। तो बटकर क्या किए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं। रेशों से किरमिच यानी कैनवास जिसपे हम पेंटिंग करते हैं, बोरियां, मछली पकड़ने ये जाल व पतली डोरियां बनाई जाती है। अपरिपक्व रेशों से सिगरेट का कागज जो होता है, कागज होता है ना सिगरेट का, जो होता है नीचे येलो होता है और इस तरह से, तो वो बनाया जाता है। टिश्यू पेपर बनाया जाता है। भूरा पादप हरी खाद के रूप में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। बीजों से प्राप्त गोंद छपाई उद्योग में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके जो रेशे उत्पादक पौधे हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मसालों के बारे में पढ़ेंगे।